हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज दैट विल बी रिलेटेड टू योर सेंटर स्टेट रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो बेसिकली आपने क्या करना है, वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस को एक बार रिवाइज करके, एंड वंस यू हैव रिवाइज दैट पर्टिकुलर चैप्टर, उसके बाद दोबारा एक बार एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। उससे अगेन हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन मेक द रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट फॉर दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो आपको बताना है कि रेगुलेशंस स्पेशली फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट फॉर दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव कौन बना सकता है? ए, गवर्नर ऑफ द स्टेट, बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और इज डी, स्टेट लेजिस्लेचर और चीफ मिनिस्टर विद एडवाइस ऑफ गवर्नर। नाउ वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहां पर ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पार्लियामेंट की जो पावर्स है ना उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया है। किन वेज में किया है? कुछ वेज में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो वहां पर भी पार्लियामेंट का लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? या तो गवर्नर डिसाइड करेंगे या फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ऐसे ही अगर हमें कोई रेगुलेशंस बनानी है स्पेशली फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट, स्पेशली इन दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, इन 4 स्टेट्स, ये जो यूटीज एग्जिस्ट करती हैं, उनके लिए किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो 4 यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या बना सकता है? रेगुलेशंस बना सकता है पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए। सो इट इज लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और गवर्नर के पास पावर है कि वो किसी स्टेट की जहां पर भी शेड्यूल्ड एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, उन शेड्यूल्ड एरियाज में वो पार्लियामेंट्री लॉ एप्लीकेबल होगा या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके एप्लीकेबल होगा। ये सारी पावर्स किसके पास रहेंगी? गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऐसे ही जब हम 6th शेड्यूल की बात करते हैं, जो आपको स्टेट्स देखने को मिलती हैं, AMTM, दैट इज असम, देख सकते हैं आप, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो स्पेशली जब हम मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करते हैं, तो यहां पर पार्लियामेंट का लॉ एप्लीकेबल होगा इन ट्राइबल एरियाज में कि नहीं होगा, या विद मॉडिफिकेशन होगा। ये पावर किसके पास है? ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन जब हम असम की बात करते हैं, तो असम में उस ट्राइबल एरिया में वो पार्लियामेंट लॉ एप्लीकेबल होगा कि अब विद मॉडिफिकेशंस होगा। ये पावर किसके पास है? ये पावर है गवर्नर ऑफ असम के पास। ठीक है, तो अगेन फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया which includes states, UTs and any other area for the time being included in the territory of India. Second है, plenary territorial jurisdiction of parliament are restricted by the constitution of India. Correct statements बतानी है आपको, 1 only, 2 only, both 1 and 2, और is it D, none of the above. तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आंसर को मार्क कीजिए। Okay, let's see the answer. The parliament can make laws for whole or any part of the territory of India which includes states, UTs and other areas for time being included in the territory of India. That is true. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, जब हम प्लीनरी जुरिस्डिक्शंस की बात करते हैं, फॉर पार्लियामेंट आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो ट्रू। अभी हम रीड करके आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। किसको पावर दी गई है? गवर्नर और प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि ये पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री लॉ यहां पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, ओके, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। सो पार्लियामेंट कब स्टेट फील्ड में लेजिस्लेट कर सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट है, इफ राज्यसभा डिक्लेयर्स दैट इट इज नेसेसरी इन द स्टेट इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड मेक लॉज ऑन मैटर इन स्टेट लिस्ट, then parliament becomes competent to make laws on that matter. Second है, this resolution must be supported by 2/3 of members present and voting. Third है, this law ceases to have effect on expiration of 6 months after resolution has ceased to be in force. Correct statement बतानी है, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, or is it D, 1, 2 and 3? Okay, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। सिंपली क्वेश्चन को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज 2 and 3। देखिए 2 and 3 तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों करेक्ट नहीं है?
नाउ राज्यसभा डिक्लेयर्स दैट इट इज नेसेसरी इन दी स्टेट इंटरेस्ट नहीं है, बट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा को लगता है कि इन स्टेट्स में पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो यहां पर राज्यसभा कर सकता है, लेकिन वो स्टेट इंटरेस्ट नहीं, किसका है, नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये अगर ऐसा किया जाता है तो इसकी मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और यहां पर जो भी लॉ बनाया जाता है, जब उसकी एक्सपायरेशन होगी वो 6 महीने तक लागू रहेगा, उसके बाद ये सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। सो फैक्चुअल चीजें हैं, अगेन फैक्ट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। सो आप देख सकते हैं, व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, सो इट इज द नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट द स्टेट इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Second है, the governor can establish a joint public service commission for 2 or more states on the request of the state legislature concerned. Third है, the Union Public Service Commission, that is UPSC, assists the states when requested by 2 or more states in framing and operating schemes of joint recruitment for any service for which candidates possess special qualifications. Correct statements बतानी है, 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, or is it D, 3 only? Again, question बड़ा है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए, एक बार दोबारा रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड उसके बाद अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका, दैट इज 1 and 3 ओनली। अब ध्यान से देखिए, जब हम चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, इनको अपॉइंट तो कौन करता है, गवर्नर, बट रिमूव कौन करता है, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ट्रू। अब गवर्नर कैन एस्टैब्लिश अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, नहीं, इट इज नॉट द गवर्नर बट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है। ऐसे ही अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स ये कहती हैं कि भाई यूपीएससी हमें असिस्ट कर दे, तो वो कह सकती हैं। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स असिस्ट करने के लिए यूपीएससी को रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें जॉइंट रिक्रूटमेंट की जो ऑपरेटिंग स्कीम्स हैं या फ्रेमिंग है उसमें हेल्प कर दी जाए, तो यूपीएससी कर सकती है। इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। डन, ओके। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है बेसिकली वो पार्लियामेंट बना सकती है ना, इट इज नॉट द गवर्नर। और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं जो भी चेयरमैन और मेंबर्स होंगे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स ऑल द पावर, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। Second है, the constitution contains elaborate provisions to regulate the various dimensions of the relations between the center and the states. Correct statements बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, और is it D, none of the above. So basically आपसे सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी। अब फर्स्ट क्यों इनकरेक्ट हो जाता है, देखिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली सारी पावर्स डिवाइड कर रखी हैं, किस किस में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल में नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स तो स्प्लिट कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने इलैबोरेट प्रोविजन दे रखी हैं, जहां पर क्या दे रखा है, जो भी वेरियस डायमेंशंस हैं सेंटर और स्टेट में कैसे रिलेशंस मेंटेन होंगे उसके बारे में आपको इलैबोरेट प्रोविजंस दे रखी हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया consider the following statements. First, in case of conflict between central law and state law on the subject enumerated in the concurrent list, the central law prevails over the state. Next, if the state law has been reserved for the consideration of the president and has received his assent, then the state law prevails in that state. Third, it means only in the above case mentioned under article statement 2, that is parliament cannot override the state law. Correct statement आपको बतानी है, 1 only, 1 and 2 only, 1, 2, 3, or is it D, none of the above. Now it is a good question, again factual चीजें हैं, बट सेंटर स्टेट रिलेशंस में ऐसी माइन्यूट चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज 1 and 2। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए जब कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो रही है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर स्टेट लॉ प्रिवेल करवाना है तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से। किससे लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट से। और प्रेसिडेंट अगर असेंट दे देता है तो वहां पर कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा। थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई यहां पर जो स्टेट लॉ है वो पार्लियामेंट उसको ओवरराइड कर ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। सपोजेटली आपने प्रेसिडेंट से पास करवा लिया, असेंट ले लिया,
तो उस एरिया में क्या लागू हो जाएगा? आपका स्टेट लॉ। लेकिन अगर पार्लियामेंट दोबारा से उस पे लॉ बना देती है और दोबारा से पास करवा लेती है, असेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट का, फिर से कौन सा लॉ यहां पर प्रिवेल करेगा? सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। ठीक है जी, आई होप यहां पर क्लैरिटी है। एक्सप्लेनेशन आप आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट है, द center and state government can borrow either within India or outside upon the security of Consolidated Fund of India and Consolidated Fund of the state within the limits fixed by the Parliament and state legislature. Second, the center government can make loans to the state government and any sums required for this purpose are charged upon the Consolidated Fund of India. आपको बताना है करेक्ट आंसर्स कौन सी हैं? 1 only, 2 only, both 1 and 2, और इज इट डी नन ऑफ द अबव? अगेन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में पूछा गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका हो जाता है दैट इज बी, 2 ओनली। नाउ देखो, सेंटर तो ले सकता है कहां से? ईदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, लेकिन स्टेट के पास ये पावर नहीं एग्जिस्ट करती है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या दे सकता है? लोन दे सकता है, और वो जो लोन है वो किस पे चार्ज किया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज ट्रू। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। अगेन फैक्चुअल चीजें हैं, यू हैव टू रिमेंबर। देन एक्सप्लेनेशन आप आराम से रीड कर सकते हैं वंस यू हैव गॉट दिस पीडीएफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट है, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एजुकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूटेड कंप्लेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यूज and control of waters of any interstate river and river valley. Second है, the president can establish interstate council to investigate and discuss subjects on the common interest between center and states. Correct statements बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, or is it D, none of the above? Okay, so basically यहाँ पर सिंपल सा interstate river disputes जो आपको देखने को मिलते हैं उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका सी, दोनों ही करेक्ट है। देखिए, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, अगर कोई दो स्टेट्स में रिवर डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां पर ट्रिब्यूनल्स बना सकता है। कौन बनाता है? इट इज दी पार्लियामेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो क्या फॉर्म कर सकते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, है ना? तो 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं सेंटर और स्टेट्स में या दो स्टेट्स में, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए प्रेसिडेंट क्या बना सकते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल। दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू पॉलिटी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट फिशरीज, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड इंश्योरेंस, फोर्थ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। आपको बताना है यूनियन लिस्ट में कौन कौन से कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं। 1 to 4, 2 and 3, 2, 3, 4, और इज इट 2 and 4? अगेन अगर आपको यूनियन लिस्ट, देखो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स के 100 सब्जेक्ट्स तो याद नहीं करोगे ना, तो स्पेशली आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग लगानी है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिए। सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड आंसर मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है बी, दैट इज 2 and 3, कम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस। देखिए, अगर फिशरीज की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। ऐसे पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात करते हैं, ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। तो यूनियन लिस्ट का पार्ट कौन हो जाता है? कम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस। सो आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब कितने हो चुके हैं? 100 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें आपको कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, डिफेंस, करेंसी, इसके रिगार्डिंग जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो लॉज कौन बनाएगा? इट इज दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, ओके। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स? फर्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड बी है दैट इज पार्लियामेंट, सी कोलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो बेसिकली कॉमन हाई कोर्ट दो स्टेट्स के लिए कौन बना सकता है, कौन एम्पावर्ड है? वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज पार्लियामेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर दो स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट बनाना है, जैसे आपको चंडीगढ़ देखने को मिलता है, तो कौन बना सकता है? इट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नाउ आपने क्या करना है, सेंटर स्टेट रिलेशंस को एक बार प्लीज रिवाइज कीजिए, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जहां पर बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट? सो उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, एंड जो भी आपकी स्कोरिंग रही है वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।